हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसको हम जैव प्रक्रम बोलते हैं हिंदी में। इस चैप्टर को वन शॉट में डिस्कस कराने वाला हूं, ठीक है। इसका जो पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने लिख रखा है, इसका नोट जो है मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा। बायो मेरी मेल आईडी है, उसको जाके आप मेल कर दीजिएगा उस पर, तो मैं आपको मेल कर दूंगा इसका पूरा PDF में नोट्स, ठीक है। बात करते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। द प्रोसेस डेट आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ एंड कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन एटसेट्रा। मतलब वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों के जीवन को बनाए रखने के लिए और उन्हें जीवित रखने के लिए जरूरी होती हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे श्वसन, पोषण, वहन और उत्सर्जन आदि, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 बेसिकली होते हैं, आपने 2 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले पोषण क्या होता है, एक एक करके सभी टॉपिक्स को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को स्वपोषी पोषण कहा जाता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को विषमपोषी पोषण कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है हरे पौधे में होता है, और विषमपोषी पोषण एनिमल्स, जंतुओं में होता है, और ह्यूमंस के अंदर होता है, हमारे अंदर होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, स्वपोषी पोषण को, जो कि हरे पौधों में होता है। उसका एक टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा। 10th क्लास में थोड़ा इसको ब्रीफली डिस्कस किया गया। क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। यहाँ तक आपने 8th में पढ़ा होगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, आपको 10th का डेफिनेशन बन जाएगा। मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये आपको 10th के लिए डेफिनेशन बन जाएगी। वह प्रक्रिया इसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वह जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये इसका जो है रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो होता है ग्लूकोज बना रहे हैं, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अकर्स होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के समय कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। 3 मेन घटनाएं घटती हैं, एक एक करके समझते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित होना या फिर टूटना। ये जो प्रक्रिया होती है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, लाइट एनर्जी का कन्वर्ट होना केमिकल एनर्जी में, ये होना ही होना है। ये इसलिए होता है ताकि जल के अणु जो होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं, ठीक है। और लास्ट में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टोमेटा के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, पूछा जाता है इसके बारे में। क्या होता है स्टोमेटा, इसको हिंदी में रंध्र कहा जाता है। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव, मतलब पत्तियों की सतह पर जो छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। उस स्टोमेटा के अंदर जो होते हैं गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसको द्वार कोशिका कहा जाता है। इन्हीं द्वार कोशिका के द्वारा रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है पौधे के अंदर। मतलब पौधे सांस जो लेते हैं, पत्तियों के अंदर उपस्थित जो स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, इसी के थ्रू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण के बारे में, ठीक है। इसमें पहला आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, प्राणी संपोषण। क्या होता है इसमें, एन ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड द बॉडी एंड ब्रेक इट डाउन, मीन्स डाइजेस्ट, ठीक है। डेट इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में प्राणी संपोषण कहा जाता है। मतलब जिसमें जीव जो होता है भोजन को ठोस या द्रवावस्था के रूप में शरीर में लेता है और पचा भी लेता है, ठीक है। इसी को प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में ह्यूमन और अमीबा, यानी कि मनुष्य और अमीबा इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको मृतजीवी पोषण कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे जीव जो होते हैं, ठीक है, जो मरे हुए और सड़े गले पदार्थों का उपयोग करके अपना पोषण करते हैं, उन्हीं को मृतजीवी पोषण यानी कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे फंजाई जिसको कवक कहा जाता है हिंदी में, ईस्ट जिसको खमीर हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, मैंने हिंदी में भी वही लिख रखा है कि जीव मृत तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं को मृतजीवी पोषण कहा जाता है, जैसे कवक और यीस्ट,
ठीक है। तीसरा आता है पैरासिटिक, जिसको हम परजीवी पोषण कहा जाता है, जिसमें जीव जो होते हैं दूसरे के शरीर पर रहकर जो है अपना न्यूट्रिशन भोजन प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव किसी दूसरे जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मच्छर हो गया, जू हो गया, ठीक है। ये हो गए परजीवी पोषण, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ऑब्टेन देयर फूड, मतलब अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोश के जीवो अपना पोषण किस प्रकार करते हैं। 9th में आपने पढ़ रखा है, वो प्रक्रिया होती है एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया। अब वो कैसे काम करती है इसको हम जरा देखते हैं, ठीक है। अमीबा का एग्जाम में आता है, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिखने को नहीं आता है, ठीक है। जैसे अमीबा है, एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके आसपास कोई भोज्य पदार्थ है, फूड पार्टिकल है, वो उसके चारों एक सूडोपोडिया बनाएगा, इसको पादाप बोला जाता है, एक झूठा जाल होता है, ठीक है। सूडोपोडिया बना के इसको अंदर ले लेगा, जहां पर फूड वॉक्यूल बनता है, ठीक है। फूड वॉक्यूल को अंदर लेने के बाद जो है ये इसको खाएगा, ठीक है। खाने के बाद फिर इसको पूरी तरीके से खा लेगा, तो जो डाइजेस्ट करना होगा तो उसी अनडाइजेस्टेड फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो अपचित भोजन होगा, ये एक्सक्रेट कर देगा वाटर के अंदर, मतलब बाहर एक्सक्रेट कर देगा बॉडी से, जिससे ये वाटर में जाके घुल जाएगा, ठीक है, वाटर में फैल जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब मनुष्य के अंदर पोषण की प्रक्रिया जो होती है न्यूट्रिशन की, ये कैसे होती है, इसको हम डाइजेशन इन ह्यूमन भी पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं टॉपिक में पढ़ाया जाता है। ये 5 तरीके होते हैं, जिसको पहला होता है इंजेक्शन, जिसको हिंदी में अंतर्ग्रहण कहा जाता है। उसके बाद आता है डाइजेशन, जिसको पाचन कहा जाता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, जिसको अवशोषण कहा जाता है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, इसको स्वांगीकरण कहा जाता है। उसके बाद आता है इजेशन, जिसको बहिक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। एक एक करके हम जरा समझते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है उस टॉपिक को पूरा समझते हैं। देखिए, भोजन जो होता है हमारे मुंह में जाता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद दांत क्या काम करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। मैंने इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सबका टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो बना के समझा रखा है, और ये वन शॉट में भी मैं सारा आपको समझा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, ठीक है। दांत भोजन को चबा के उसको क्या करते हैं, ठीक है, लचीला बना जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जीभ क्या काम करता है, ठीक है, भोजन को लार के साथ मिलाता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि भोजन को लचीला और मुलायम बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि हमारे जो फूड पाइप होता है, खाने वाला जो पाइप होता है, जिसको ईसोफेगस कहा जाता है, भोजन ग्रसिका, ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट और मतलब मुलायम होता है। तो आसानी से इधर से कोई चीज़, जैसे हम खाना तेजी में खाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम बहुत तेज़ी से भोजन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना होगा तो अचानक से हमें अटक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दांत हमारे भोजन को अच्छे से चबा नहीं पाते हैं और हम जल्दी से निगल जाते हैं, ठीक है। तो वही टाइट भोजन जाके अटक जाता है गले के अंदर, तो हमें पानी पीने के अंदर भेजना पड़ता है। तो इसीलिए दांत भोजन को चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और जीभ जो है लार के साथ भोजन को मिला के उसको अच्छा लचीला और जो है आसानी से सॉफ्ट बनाता है, ताकि आसानी से हम उसको अपने फूड पाइप से भेज सकें, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, लार ग्रंथि, ठीक है, ये सलाइवा को सेक्रेट करता है। इसके अंदर से लार निकलता है, जो क्या काम करता है, स्टार्च को शुगर में बदलता है। मतलब स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक रोटी है, वो कार्बोहाइड्रेट है, उसको आप गरम गरम रोटी लीजिए रूम अपनी मतलब किचन में माजी से, ठीक है, और उसको जो है गरम गरम रोटी को लेके तोड़ के खाइए। आप जब उसको निगलने वाले होंगे तो आपको मीठा मीठा महसूस होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। क्या होता है भोजन ग्रसिका? फूड इज टेकन फ्रॉम माउथ टू द स्टमक बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट थ्रू ईसोफेगस, मतलब भोजन को कर्माकुंचक गति द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचाया जाता है इस भोजन ग्रसिका के द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है। अब पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो होता है, क्रमाकुंचक गति होती क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन फूड एंटर्स ईसोफेगस, कहीं पर ई भी होता है, कहीं पर ओ भी होता है, ठीक है। ईसोफेगस द मसल कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पुश द फूड डाउनवर्ड। क्रमाकुंचक गति जब भोजन ग्रसिका में प्रवेश करता है तब उसकी मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती और फैलती है, जिससे भोजन नीचे की ओर जाता है। आप एक लंबी वाली जो है बैलून ले लीजिए, आपको पता होगा, बाजार में देखा होगा, लंबे वाले बैलून ले लीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि बैलून अभी पिचका हुआ है, उसके अंदर एक गोली डाल दीजिए, कंचा इसको बोलते हैं। एक गोली जब डाल देंगे तो गोली जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि पिचका हुआ बैलून है, नीचे की तरफ जाएगी, तो जहाँ जहाँ से होकर गुजर रही है वहाँ तो फैल जाएगा, और जहाँ से होकर गुजर चुकी है वहाँ सिकुड़ जाएगा। सेम यही काम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में जो होता है हमारे ईसोफेगस के अंदर जो होता है, भोजन ग्रसिका के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं भोजन जो होता है नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है। अब भोजन कहाँ पहुँच गया? हमारे स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर। अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इसको जठर ग्रंथियाँ कहा जाता है। ये क्या काम करती हैं? जठर रस को, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं। अब जठर रस जो होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर 3 तरह के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। पेप्सिन, एचसीएल और श्लेष्मा कहा जाता है हिंदी में। काम कैसे करते हैं एक एक करके समझते हैं। पेप्सिन जो होता है,
ठीक है। ये प्रोटीन को ये तोड़ते हैं, ठीक है। प्रोटीन एंजाइम को ये क्या काम करते हैं, पेप्सिन तोड़ते हैं। HCl क्या काम करता है, ये एसिडिक मीडियम तैयार करता है पेप्सिन के लिए और बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। मतलब क्या हुआ कि पेप्सिन एंजाइम तभी काम करेगा जब HCl जो है इसके लिए एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम बनाएगा और बैक्टीरिया को मार देता है। म्यूकस का काम करता है, ये और श्लेष्मा जो है ये प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। HCl क्या है, असल में एक एसिड ही है, अम्लीय है। तो इस एसिड से, HCl अम्ल से अमाशय की आंतरिक भित्ति की रक्षा करता है म्यूकस, ठीक है। अब उसके बाद भोजन जो होता है हमारे पेट के अंदर, अमाशय के अंदर जो होता है 2 से 2.5 घंटे तक रहता है और धीरे धीरे टूटता है। उसके बाद फूड जो होता है पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, जहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। छोटी आंत में जैसे ही पहुंचता है हमारे पेनक्रियास का काम शुरू हो जाता है, अग्न्याशय का। वहां से अग्न्याशय रस निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर से 3 एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहला आता है एमिलेज एंजाइम। एमिलेज एंजाइम क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के, ठीक है, ग्लूकोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को तोड़ के अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। और लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा को तोड़ के, ठीक है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है, उसमें तोड़ देता है, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद लीवर का काम भी शुरू हो जाता है, ठीक है। हम खाने के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का भोजन करते हैं, ठीक है। लीवर जो होता है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये क्या काम करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है, पित्त रस का स्राव करता है। इसके अंदर पित्त लवण होता है, बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट क्या काम करेगा, ये माफ कीजिएगा, इमल्सीकरण का काम करता है। इमल्सिफिकेशन होता क्या है, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन और इमल्सीफाई ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देना। जैसे कि मान लीजिए हम कोई ऐसी पदार्थ खाते हैं जिसके अंदर ऑयली फूड ज़्यादा हो, जैसे पूड़ी खा लिया या पकौड़ी खा लिया, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, समोसा खा लिया, उसके अंदर ऑयल ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मात्रा में ऑयल इकट्ठा हो जाता है बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के रूप में हमारे बॉडी के अंदर। तो आसानी से ये लिपेज एंजाइम जो होता है, लाइपेज एंजाइम, इनको तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले जो ये इमल्सिफिकेशन होता है, ये पित्त बाइल सॉल्ट होता है, पित्त लवण, जो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देता है। तब ये लाइपेज काम करके इनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद बाइल जूस होता है, पित्त रस, इट न्यूट्रलाइज एसिडिक फ्लूइड इनटू अल्कलाइन मीडियम फॉर ट्रिप्सिन एंजाइम। पित्त रस जो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम के लिए अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को तोड़कर क्या बदलता है, अमीनो एसिड बनाता है। और ये पित्त रस जो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम के लिए अम्लीय भोजन को, एसिडिक फूड को क्षारीय बना देता है, ठीक है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है एसिडिक मीडियम में, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में, अल्कलाइन मीडियम में। ध्यान से समझेंगे, दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है, काम क्या करना है, दोनों का काम जो होता है प्रोटीन को तोड़ना ही है। लेकिन पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में तोड़ता है और ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम यानी कि अल्कलाइन मीडियम में तोड़ता है। ध्यान से समझेंगे, सोचिए मैकेनिज्म कैसा है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का, कितना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आता है विली, ठीक है। इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो पचा हुआ भोजन होता है, ठीक है, उसके एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है, सरफेस एरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ा देता है। विली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एक लंबी लंबी इस तरीके से लेड फिंगर की तरह लंबे लंबे प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखा है क्षुद्रांत की आंतरिक सतह पर उपस्थित उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। पचे हुए भोजन के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ा देती है ताकि वहां से पचा हुआ भोजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाए। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बृहदांत कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट टेक्स प्लेस एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पर जल तथा लवण का अवशोषण होता है तथा अपाचित भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यहाँ से अपचित अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। ये एक जैविक प्रक्रिया, इसमें कोशिकाओं में भोजन टूटकर ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक है। अब रेस्पिरेशन का मतलब सब कोई समझ लेते हैं सांस लेना, लेकिन वो नहीं होता है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक सांस लेना तो आता ही है, साथ में एक जो है एनर्जी जो होता है बनना, ये इसके अंदर मेन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कोशिकीय श्वसन जो होता है, ठीक है, ये मेन पॉइंट है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। एक टॉपिक आता है इसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ग्लूकोज का विखंडन विभिन्न पथों पर,
ठीक है। विभिन्न पथों पर ग्लूकोज का टूटना। अब ग्लूकोज जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये 6 कार्बन वाला एक जटिल यौगिक होता है जो आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए इसको सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये तोड़ा जाता है ग्लूकोज को। ये टूटता है पायरुवेट के रूप में, जो कि 3 कार्बन परमाणु वाला जो होता है एक जो होता है यौगिक होता है, ठीक है। अब पायरुवेट जो होता है अलग अलग तरीके से बॉडी में कैसे टूटता है उसको जरा समझते हैं। पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में। यही ऊर्जा हमारे काम करने में मदद करती है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ मैं, ये सारा इसी एनर्जी की वजह से हो रहा है। ये 38 ATP होता है जो हमारी बॉडी के लिए सफिशियंट होता है और ये लगातार होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए जो है हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती रहती है हमेशा, ताकि ग्लूकोज बॉडी के अंदर जाता रहे, ठीक है, और ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता रहे और एनर्जी हमें मिलती रहे, ठीक है। उसके बाद आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के अंदर मसल सेल्स में होता है पायरुवेट टूटता है। किस रूप में? लैक्टिक एसिड और एनर्जी के रूप में। लैक्टिक एसिड के रूप में कैसे टूटता है ये समझिए। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, चाहे जिम में आप लोग बहुत लोग जाते होंगे, कोई चीज़ जैसे जिम में जाके जैसे कोई चीज़ ये उठा रहे हैं, ठीक है, ये कोई चीज़ जैसे उठा रहे हैं ये, ठीक है, ये अगर उठा रहे हैं आप जिम में जाने के बाद, तो आपके मसल्स लगातार काम करते हैं। तो लगातार काम करने की वजह से मसल्स के अंदर जो होता है ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में कहाँ टूटता है? ये खमीर के अंदर टूटता है, ईस्ट के अंदर टूटता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और समझा देता हूँ। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से ही हमारे हाथ की पेशियों में दर्द होना शुरू होता है। जैसे आप लगातार बहुत देर तक दौड़ते हैं तो आपके पैर के जो मसल्स होते हैं उसमें ऐंठन और दर्द शुरू हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार काम करने की वजह से पैर के मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है और लैक्टिक एसिड बनने की वजह से वहाँ पे दर्द और ऐंठन होता है। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है पायरुवेट खमीर के अंदर टूटता है, ईस्ट के अंदर, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के रूप में। यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर ह्यूमन के अंदर टूटेगा तो ये 2 लिख सकते हैं, और डायरेक्ट पूछ देगा कि कैसे टूटता है तो आप 3 लिख सकते हैं। ह्यूमन के अंदर स्पेशली पूछेगा तो आप केवल यही 2 लिखेंगे, ठीक है। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। 2 श्वसन के प्रकार होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इनको मैंने अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट जो है लिख रखा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनएरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, ठीक है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड निकलता है। इससे आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा और पीछे से पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए, वीडियो आपको समझ में भी आएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड निकलता है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल केवल ये है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल ये दोनों है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी निकलती है और इसके अंदर कम एनर्जी निकलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल ह्यूमन है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल ईस्ट यानी कि खमीर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टॉपिक के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे सबसे पहले नोज के बात करते हैं, नोस्ट्रिल, फिर नोजल कैविटी। हमारे जो एयर होता है किस तरह से मूव करता है। सबसे पहले नोज से नेजल कैविटी में, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोली में जाता है। मतलब नासा द्वार से सबसे पहले नसिका गुहा में, फिर ग्रसनी, स्वर यंत्र, फिर श्वसनली, फिर श्वसनी, श्वसनिका, फिर कुपिका में होके पहुंचता है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर जो होता है मूव करता है, ठीक है। अब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है हमारी बॉडी के अंदर उसको जरा समझते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं जरा ट्रैकिया के अंदर, श्वास नली के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उपास्थि के वलय क्यों होते हैं। आप डायग्राम में देखें तो आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। वो इसलिए होते हैं ताकि हम बहुत तेज़ी से जब हम दौड़ते हैं और जब तेज़ी से दौड़ने के बाद हम बहुत तेज़ी से सांस लेने लग जाते हैं तो हमारी विंड पाइप होते हैं जो हवा लेने वाली सांस, हवा की जो पाइप होती है वो आपस में कोलैप्स ना कर दे, चिपक ना जाए। अगर वो चिपक जाएगी तो सफोकेशन होगा, हम मर जाएंगे। इसीलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होते हैं श्वास नली के अंदर, ट्रैकिया के अंदर होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं ताकि वो उनको कोलैप्स होने से, चिपकने से बचा सकें, ठीक है। इनको आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है। इनहेलेशन और एक्सेलेशन। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, मतलब ऐसा एयर लेते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और एक्सेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड एयर जो होते हैं, रिच एयर जो होते हैं, बाहर एक्सेल करते हैं। ये इनके चीज़ें होती हैं जब हम सांस लेते हैं। आप खुद पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चेस्ट कैविटी फूल जाती है, जब सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट कैविटी जो सिकुड़ जाती है।
पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं, पसलियाँ नीचे हो जाती हैं, डायफ्राम हमारा चपटा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। सांस लेने और सांस छोड़ने पर डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम हमारा ऐसे हो जाता है, ठीक है। सांस लेने पर हमारे फेफड़ों का वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है और सांस छोड़ने पर कम हो जाता है, ठीक है। गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है ये मैंने अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है कि हम ऑक्सीजन यूज की एयर लेते हैं, एल्वोली में पहुंचते हैं एयर फेफड़ों की कुपिकाओं में, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर जाने के बाद ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के अंदर जाके घुल जाती है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उससे जुड़ती है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन वहाँ पे हमारे कुपिकाओं से एल्वोली से ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी के अंदर। फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है सेल के अंदर, ठीक है, सेल में कोशिकाओं में पहुंचती हैं, कोशिकाओं में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर घुलेगा, फिर ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में जाने के बाद मतलब एल्वोली में फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एल्वोली में जो है डिफ्यूज हो जाता है। फिर वहाँ से एल्वोली से एक्सेलेशन जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सारा प्रोसेस मैंने एक फ्लो चार्ट के जरिए बता दिया। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से इसको समझिएगा। उसके बाद आता है कि हाउ डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, व्हाई डू दे ब्रीथ फास्टर। मतलब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो कैसे श्वसन करते हैं, ये तेजी से सांस क्यों लेते हैं। देखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, जो घुला ऑक्सीजन होता है, उसका यूज करके सांस लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए वो तेजी से सांस लेते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। वो अपनी गलफड़ों से सांस लेते हैं, गिल से सांस लेते हैं तेजी से, ठीक है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं इसीलिए, और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम भी होती है इस वजह से। अब पौधों के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिख रखा है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। मतलब रेस्पिरेशन के टाइम पे पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन का यूज करते हैं ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज को तोड़ने में, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सेम ह्यूमन के अंदर के जैसे पौधों के अंदर भी होता है। प्लांट्स नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आपके दिमाग में सवाल भी आएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है कि पौधे को जरूरत क्यों पड़ती है एनर्जी की, ठीक है। तो पौधों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए मतलब मरम्मत के लिए, और मतलब वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और मिनरल्स के लिए मतलब खनिज लवण के लिए, ठीक है। मतलब ग्रोथ के लिए मेनली पौधों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स रिक्वायर्ड रेस्ट एनर्जी एज ए कम्पेयर टू एनिमल्स। मतलब पौधे जो होते हैं एनिमल्स के कंपेयर में उनको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पौधे मूव नहीं कर पाते हैं, यानी कि लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए पौधों के अंदर रेस्पिरेशन की जो रेट होती है बहुत धीमी भी होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्लांट्स अकर थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। पौधों के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो अलग अलग पार्ट से होते हैं। जैसे लीव्स के अंदर पौधों के अंदर पौधे की पत्तियां जो होती हैं उनके अंदर कैसे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। मतलब पत्तियों में जो होता है गैसों का आदान प्रदान जो होता है, जो पत्तियों के अंदर छोटे छेद होते हैं स्टोमेटा, ठीक है, उनके जरिए होता है, ठीक है। स्टेम में एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसल्स। मतलब जो स्टेम मतलब तना होता है उसके अंदर जो होते हैं वातरंध्र होता है, उस वातरंध्र जिसको लेंटिसल्स बोलते हैं उसके थ्रू एक्सचेंज होते हैं गैसेज। और रूट्स में जो होते हैं सॉइल्स के थ्रू ऑक्सीजन का जो होता है आना जाना होता है, ठीक है। तो पौधे जो है अपने अलग अलग पार्ट से भी जो है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं। हिंदी में भी मैंने वही लिखा है कि श्वसन के दौरान पौधे ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधों को जीवित रहने, वृद्धि करने और तथा जल और खनिज के अवशोषण के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और पौधों को जानवरों की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। इसी को लोकोमोशन कहा जाता है। इसलिए पौधों के अंदर श्वसन की दर धीमी होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग भागों में होती है, ये भी मैंने बताया अभी यहाँ पर, ठीक है। पत्तियों में जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तने के अंदर वातरंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और जड़ में ऑक्सीजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम वहन बोलते हैं, ठीक है। ब्लड के 4 मेन जो है कंपोनेंट्स होते हैं, इसको प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC और प्लेटलेट्स कहा जाता है। एक एक करके समझते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये जो होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। तरल भाग होता है, हल्के पीले रंग का होता है। इसके अंदर वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि RBC कोई काम नहीं कर पाती है तो प्लाज्मा उस जगह पे काम करने लग जाती है। प्लेटलेट्स कोई काम नहीं कर पाती है तो प्लाज्मा भी अपना काम वहाँ पे करने लग जाती है, ठीक है। बेसिकली जो
जो ब्लड के दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं वो अगर कोई काम नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे प्लाज्मा अपना काम करने लग जाती है, उनका काम करने लग जाती है या उनके काम में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद आता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं इनको कहा जाता है। इसके बारे में भी मैंने जब इसके बारे में पढ़ाया था उसमें बता रखा है। कणिकाएं क्यों कहा जाता है, इनको कोशिकाएं क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ब्लड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इनको कणिकाएं नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें राइट ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसकी वजह से ब्लड का कलर जो होता है लाल होता है। ये क्या काम करती हैं, ऑक्सीजन लंग से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। सेम इनका काम ये भी होता है, ये ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी के अंदर करती हैं। WBC वाइट ब्लड सेल, जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, ये एंटीबॉडी बॉडी के अंदर तैयार करती हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करती हैं ताकि हमारे शरीर को डिजीज यानी कि बीमारियों से बचाया जा सके। उसके बाद प्लेटलेट जो होते हैं ये बहुत छोटी सेल्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, मतलब कहीं पर कट जाने पर जब ज़्यादा मात्रा में ब्लड बॉडी से निकलता है तो वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, रक्त का थक्का बना देते हैं प्लेटलेट्स, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स जरूरी होता है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू मच्छर से जो है काटने पर जो डेंगू की बीमारी होती है, ठीक है, डेंगू का बुखार होता है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स ही लोगों की गिरती है, ठीक है, तो उसको रिकवर किया जाता है। उसके बाद आता है लिम्फ, जिसको लसिका कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, कहीं कहीं पे इसको येलो कलर का फ्लूइड भी बताया गया है जो कि लिम्फ वेसल के अंदर होता है, ठीक है, और ये बॉडी के अंदर फैट को ट्रांसपोर्ट करता है और बॉडी डिफेंस में भी हेल्प करता है, ठीक है, और जो एक्सेस जो होता है वेस्ट होता है उस वेस्ट को, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी भेजता है। हिंदी में क्या है, ये एक रंगहीन द्रव होता है जो लसिका वाहिनियों में पाया जाता है, ठीक है, यह वसा को का परिवहन करती है, शरीर को रोगों से बचाती है तथा एक्सेस जो होता है उत्तक द्रव जो होता है, इसको अपशिष्ट बोला जाता है, इसको रक्त में पहुंचाती है, ब्लड के अंदर पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रक्त वाहिकाएं, बेसिकली 3 टाइप के आपको पढ़ने हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये ब्लड वेसल जो होते हैं बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं आर्टरीज, ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन जो है रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारे हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती हैं वेन्स, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हमारी पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर, ठीक है। ये हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती है, मतलब हमारे हृदय से पूरे शरीर में आर्टरीज, और धमनियाँ जो होती हैं और जो सिराएं होती हैं ये क्या काम करती हैं, हमारी बॉडी से पूरे हार्ट में लेके जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पल्मनरी वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसको फुफ्फुस कहा जाता है। पल्मनरी आर्टरी जो होती हैं, फुफ्फुस धमनियाँ, ये क्या काम करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हमारे हार्ट से लंग में लेके जाती हैं, ठीक है। पल्मनरी वर्ड इसलिए मैंने अलग अलग सेपरेट लिखा है इनको, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लेके जाती हैं हमारे हार्ट से लंग्स में। और पल्मनरी आर्टरीज जो होती हैं, पल्मनरी वेन्स जो होती हैं, इसको फुफ्फुस सिराएं कहा जाता है। ये हमारे लंग्स से, ठीक है, लंग्स से हृदय तक, मतलब लंग्स से हार्ट तक शुद्ध ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आती हैं, ठीक है। आर्टरीज के अंदर जो होते हैं इनकी वॉल्स जो होती हैं हमेशा थिक और इलास्टिक होती हैं, इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं, मतलब कम लचीली होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं इनके अंदर वॉल्व होते हैं, वाल्व नहीं होते हैं, ठीक है, और ये डीप सीटेड होते हैं। वेन्स जो होते हैं इनके अंदर वॉल्व होते हैं और ये डीप सीटेड होते हैं, और ये जो डीप सीटेड ये जो होते हैं सुपरफिशियल होते हैं, माफ़ कीजिएगा, सुपरफिशियल मतलब ये सतही होते हैं। अब समझते हैं जरा कि इनके अंदर वॉल्व क्यों नहीं होते हैं आर्टरीज के अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत हाई प्रेशर से होता है। वेन्स के अंदर जो होते हैं वॉल्व इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ठीक है। इसको जो है केवल हमारे हार्ट से लंग में जाना होता है और इसी वजह से इसमें ब्लड का फ्लो स्लो होता है, तो इसलिए से ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए इसलिए वॉल्व लगे होते हैं इसके अंदर। लेकिन इसमें ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है, इस वजह से जो होता है इसमें वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, बैक फ्लो नहीं आएगा। उसके बाद आता है कैपिलरीज, इनको कहा जाता है केशिकाएं। ये बहुत छोटी जो होते हैं पतली ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। ये क्या काम करती हैं, इट एक्सचेंज ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स अकर्स हियर, मतलब इसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और दूसरे
न्यूट्रिएंट्स का होता है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज होता है इन कैपिलरीज के अंदर होता है। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारी बॉडी से सबसे पहले राइट एट्रियम में एंटर करता है वेना कावा के थ्रू। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझा भी रखा है, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा बाएं लिंग में पहुंचता है। डायग्राम लेके बैठना और पढ़ते रहना, सुनते रहना और समझते रहना। हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से समझा रहा हूँ। द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। दायां अलिंद जो होता है रक्त को दाएं निलय में भेजता है। राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। दायां निलय जो होता है रक्त को फेफड़ों में फुफ्फुस धमनी द्वारा भेजता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स, मतलब ऑक्सीकृत रक्त जो होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है फुफ्फुस सुराह द्वारा बाएं लिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद द लेफ्ट एट्रियम सेंड्स ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां अलिंद रक्त को बाएं नीला में भेजता है। ठीक है, बाएं नीला में भेजता है जहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ पे जब पंपिंग होती है तो ब्लड जो होता है, ठीक है, अरोटा जिसको बुलाता है, अरोटा जिसको क्या कहा जाता है, महाधमनी, उस महाधमनी के थ्रू जो होता है ब्लड पूरे शरीर के अंदर भेजा जाता है। ये हमारा हार्ट का वर्किंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन के बारे में समझते हैं क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। वह प्रक्रिया, इसमें रक्त जो होता है एक पूरे चक्र में हृदय से 2 बार जो होता है गुजरता है, उसी को जो है दोहरा परिसंचरण जो है डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट एंड देन फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। मतलब इस प्रक्रिया में जो ब्लड होता है सबसे पहले हृदय से फेफड़ों में जाता है, फिर हृदय से फिर फेफड़ों से हृदय तक आता है और फिर हृदय से पूरे शरीर में जाकर वापस हृदय में आ जाता है। ठीक है, तो एक ही जो होता है फ्लो में, एक ही चक्कर में दोनों काम हो जाता है, जाना और आना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है डबल सर्कुलेशन का, ये इसलिए जरूरी होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जा सके, अलग अलग किया जा सके, ये मिलने से रोकता है उनको। ठीक है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम नाम के 2 अलग अलग तरह के उत्तक यानी कि टिश्यू की वजह से होता है। इसमें सबसे पहले आता है ट्रांसपीरेशन, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड स्टोमेटा। मतलब पौधे की पत्तियों के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। प्लांट लूज वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा, दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जब पौधे जो होते हैं, ठीक है, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में स्टोमेटा के थ्रू वाटर को लूज करते हैं, इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ठीक है, इनको हिंदी में भी अभी समझाऊंगा। वाटर मूव्स अपवर्ड इन प्लांट्स ड्यू टू ट्रांसपीरेशन पुल। Water absorbed by the root is transported through the xylem and lost water from the leaves through stomata creates pulling force that draws water upward। इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में मैंने लिख रखा है, हिंदी में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने डायग्राम भी बना के समझा रखा है। ठीक है, व्यू मिल नहीं रहा है, कहीं मैंने ऐसी जगह बना दिया है। ठीक है, एक मिनट वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब मिल गया है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हिंदी में समझा दूँ, उसके बाद पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा जो ज़्यादा जल होता है, अतिरिक्त जल होता है, वो वाष्प के रूप में बाहर आ जाता है और वहाँ से जो होता है वेपराइज हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधों में पानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जिसको ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है, इसके द्वारा जो होता है ऊपर चढ़ता है। ठीक है, जो कि जाइलम टिश्यू की वजह से होता है। पत्तियों से जल वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न खिंचाव जड़ों से पानी को जाइलम के माध्यम से ऊपर खींचता है। कैसे होता है यहाँ पे देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जड़ है, ये पौधे का ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इस तरीके से सेल्स के थ्रू जो होता है एक कॉलम बना होता है और इस तरह से पानी जो होता है सब में सेल्स में भरा होता है। मान लीजिए यहाँ पानी पूरा है और इस पानी को बाहर निकलता है। यहाँ से पानी जब इस पत्ती के अंदर चला जाएगा तो यहाँ का हिस्सा खाली हो जाता है, फिर यहाँ से पानी इसमें चला जाएगा, यहाँ से पानी इसमें, ऐसे ऐसे पानी जो होता है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इसी को ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। ये जाइलम टिश्यू की वजह से होता है और ये हमेशा जाइलम टिश्यू का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब उसके बाद जाइलम टिश्यू के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये जो होते हैं 4 कंपोनेंट हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। वही निकाय, वही काएं, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन्काइमा। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है ट्रांसलोकेशन, जिसको स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम लीव टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम टिश्यू। यह वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे पत्तियों में जो है
प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना हुआ भोजन पौधे के अन्य भागों तक फ्लोएम ऊतक द्वारा पहुंचाया जाता है। समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर खाना बना पत्तियों में, अब ये खाना नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, यानी कि इसका, और ये कौन लेके जाएगा, ये फ्लोएम टिश्यू पहुंचाएगा ऊपर और नीचे, और इसका डायरेक्शन जो होता है, मूवमेंट होता है, वो बाय डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। और हमेशा जाइलम टिश्यू का जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है फ्लोएम टिश्यू का जो होता है कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं, कंपेनियन सेल, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर जिसको कहा जाता है। ठीक है, फ्लोएम तंतु हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद आता है एक्सक्रेशन, ये लास्ट टॉपिक है, इसको जरा समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। मतलब हमारे बॉडी से हार्मफुल, मतलब हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकलना जो होता है एक्सक्रेशन कहा जाता है। ठीक है, निपटारा करना उत्सर्जन कहलाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारे 4 पार्ट होते हैं, किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, वृकक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। क्या प्रक्रिया होती है? सबसे पहले इम्प्योर ब्लड जो होता है हमारे किडनी में पहुंचता है, वृकक में पहुंचता है अशुद्ध ब्लड फिल्टर होने के लिए, वहां पर फिल्टर होता है। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी के साथ मिलकर यूरिन बनाता है और हमारे बॉडी के थ्रू, बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेफ्रॉन यानी कि विक्राणु की। विक्राणु जो होता है नेफ्रॉन, ये हमारे किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब कि जो किडनी जो होता है, ठीक है, उसकी संरचना कैसी होगी और उसका काम कैसे होगा, ये नेफ्रॉन डिसाइड करेगा। ठीक है, ये क्या काम करता है? ब्लड को फिल्टर करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकलता है और यूरिन को बनाता है। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है ब्लड को फिल्टर करता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को हटाता है और मूत्र का निर्माण करता है। एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे 12 लाख भी होते हैं। सोचिए कि हमारे किडनी का जो होता है मुट्ठी भर की किडनी होती है, ठीक है, बीन के शेप की। अब उसके अंदर जो है उसका फॉर्मेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके से है कि इतना कुछ हो जाता है। नेफ्रॉन के कार्य के बारे में समझते हैं। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 13 सालों से पढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ मैं कोचिंग सेंटर में, कोचिंग इंडस्ट्री में, ना यूट्यूब पे सफल हो पाया। काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेफ्रॉन के बारे में समझते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाएंगे, एग्जाम में से इसी में से आएगा। विक्राणु के कार्य को समझते हैं, उससे पहले हम समझेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं। बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जिसको हेनली लूप कहा जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट। बोमन संपुट, कोशिका गुच्छ, इसको हिंदी में कोशिका गुच्छ के साथ साथ ब्रैकेट में ग्लोमेरुलस भी कहा जाता है। वृक्काणु का नलिकाकार भाग जिसको हेनली लूप कहा जाता है, और संग्राहक वाहिनी। ठीक है, जो ब्लड होते हैं वो ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। ठीक है, हाई प्रेशर की वजह से जो होता है वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और एमिनो एसिड और यूरिया, ये सारे फिल्टर होते हैं बोमन कैप्सूल के अंदर। रक्त जो होता है कोशिका गुच्छ में प्रवेश करता है। ठीक है, और उच्च दाब के कारण जल, लवण, ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल और यूरिया बोमन संपुट के अंदर छन जाते हैं। ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड, सॉल्ट और ज़्यादातर पानी जो होते हैं, उनका ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। आप जब देखेंगे उसका डायग्राम नेफ्रॉन का, उस नेफ्रॉन के अंदर जो वोमन कैप्सूल के पीछे एक नलिकाकार भाग होगा। ठीक है, एक ट्यूबुलर पार्ट्स होगा वहाँ पे, नीचे वाला नहीं, उसके साइड में इस तरीके से घुमावदार। ठीक है, वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वहाँ से दोबारा फिल्टर होके बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो होता है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद फिल्टर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो हेनली लूप से होके गुजरता है, जहाँ पर वाटर और साल्ट को दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ताकि किडनी जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस मेंटेन कर सके। ठीक है, पुनः अवशोषण के बाद छना हुआ जो द्रव होता है हेनली लूप से गुजरता है, जहाँ जल और लवण का दोबारा अवशोषण होता है, ताकि किडनी जो होता है हमारे शरीर में जल और लवण की मात्रा को नियंत्रित कर सके। और जो एक्स्ट्रा जो फिर उसके बाद जो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, और उसके साथ में यूरिया, यूरिक एसिड जो बचता है, ठीक है, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं, मूत्र बनाते हैं। ये मूत्र जो होता है कलेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, संग्राहक वाहिनी में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में चले जाते हैं और सीसन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। फर्दर यूरिन पासेस थ्रू यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड रिमूव फ्रॉम द यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स के अंदर उत्सर्जन, पौधे के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है। प्लांट जो होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको लीव्स जो होते हैं पत्तियां द्वारा, स्टेम के द्वारा, तना द्वारा और रूट्स यानी कि जड़ों द्वारा जो होते हैं बाहर निकालते हैं। पौधे जो होते हैं, ठीक है,
पत्तियों द्वारा पानी निकालते हैं, तने द्वारा गम और रेजिन निकालते हैं। गम का मतलब गोंद होता है और रेजिन का मतलब होता है मरे हुए कोशिकाओं की खाल जो होती है, सूखी खाल, ठीक है। और कुछ ऐसे वेस्ट जो होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं जड़ के थ्रू, मिट्टी में, ठीक है। ये एक्सक्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो पौधों के अंदर होता है। उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये एक और क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया ये, इसके अंदर जो होता है हमारा जो ह्यूमन डाइजेशन होता है, इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है, जिनको हर्बीवोरस कहा जाता है, ठीक है, वो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वो कार्निवोरस जो होते हैं उनके मुकाबले लंबा क्यों होता है। शाकाहारी जीवों का जो क्षुद्रांत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ठीक है, वो मांसाहारी जीवों की तुलना में जो होता है लंबा क्यों होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप बता सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शाकाहारी जो होते हैं वो भोजन में ज़्यादातर मात्रा में जो लेते हैं उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको पचने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए जो शाकाहारी जीव होते हैं हर्बीवोरस, ठीक है, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं लंबी होती है, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने पूरा अच्छे से 40 मिनट में अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी टॉपिक में आपको डाउट लगे आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, और मेरी मेल आईडी पर मेल कीजिए। मेरी मेल आईडी जो है मैं बायो में भी लिख दूंगा इसके अंदर, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।